नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित समस्त व्यवसायों के लिए अनिवार्य विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पाठ्यचर्या के प्रसंग व्यवहारिक कौशल भाग 1 यानी बिहेवियरल स्किल पार्ट 1 पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बिहेवियरल स्किल, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, व्यवहारिक कौशल में हम व्यवहार की बात करेंगे, लोगों के व्यवहार की बात करेंगे, जिसकी वजह से किसी भी संगठन, किसी भी समुदाय में संबंध स्थापित करने में और उस संगठन के संचालन में एक बड़ा योगदान व्यवहार का रहता है। व्यवहारिक कौशल के अंदर आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, उम्मीद की स्थापना की, एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो होती है कि आदमी की उम्मीदें क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं, उन पर बात करेंगे। व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आत्म जागरूकता पर। ये आज के उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे। व्यवहारिक कौशल क्या है, देख लें। व्यवहारिक कौशल उन स्थितियों की विशेषताओं के संबंध में व्यक्ति की चिंतनशील क्षमता को संदर्भित करता है। चिंतनशील क्षमता यानी इंटरनल, जो अंदर से आदमी चिंतन करता है, जो आदमी सोचता है, उसके विषय में व्यवहार कौशल में बात करेंगे हम। यह क्षमता संगठनात्मक हो सकती है। ये जो क्षमता है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे। इन क्षमताओं को संगठनात्मक तरीके से देख सकते हैं जब व्यक्ति अपने काम की गुणवत्ता, यानी जब कोई व्यक्ति काम करता है और किसी काम के संबंध में, उसकी गुणवत्ता के संबंध में, उसकी क्वालिटी के संबंध में बात करता है, तो वो पहले अपनी संगठनात्मक क्षमता की बात करता है, संगठनात्मक क्षमता के विषय में बात करता है। सामाजिक या पारस्परिक जो क्षमता होती है, सामाजिक या पारस्परिक क्षमता, जब व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, यानी जब किसी व्यक्ति ने अपने अलावा किसी और के बारे में अपना फीडबैक दिया है कि वो अच्छा है, ख़राब है, किस तरीके का है, उसके विषय में जब बात करता है तो वो इस सेक्शन में आ जाता है, सामाजिक या पारस्परिक संबंधों में आता है। तीसरा है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक। जब आदमी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करता है तो उसकी खुद की सीमा पर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण, प्रशिक्षण लेना। जब सैद्धांतिक रूप से देखें तो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से तब आदमी बात करता है जब प्रशिक्षण के संबंध में वो खुद की बात करता है, खुद प्रशिक्षण लेता है या प्राप्त करता है, तो उस सेक्शन को हम भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सेक्शन में रखेंगे। ये हो गया व्यवहारिक कौशल। यानी व्यवहारिक कौशल के अंदर में हमने देखा कि व्यक्ति का व्यवहार किस किस तरीके से बदलता है और किस किस तरीके से किन किन चेंजेस को स्थापित करता है। व्यवहार के अंदर में सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर ही उसका व्यवहार निश्चित होता है। व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। व्यक्तित्व वह है जो किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में क्या करेगा कि एक भविष्यवाणी है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में जो व्यक्तित्व की जब बात करते हैं तो उसके विषय में ये सोचना पड़ता है कि वो व्यक्ति किसी कंडीशन में, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में किस तरीके का बिहेव करेगा, पहला। दूसरा, व्यक्तित्व को संगठनों की कौशल योग्यता क्षमताओं के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। यानी जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है उसको किसी भी, जब वो संस्था में काम करता है, किसी भी समुदाय के साथ काम करता है, तो उस संगठन की कौशल योग्यता जो है वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा उस पर डिपेंड करती है उस संगठन की कौशल योग्यता। तीसरा, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके व्यवहार में बनाने के लिए समायोजन के आधार पर बदल सकते हैं। यानी जैसा पिछले पॉइंट में बताया गया कि संगठन में समायोजन की बात जब की गई, जब व्यक्तित्व को समायोजित करेंगे किसी संगठन के साथ, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा, जो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो इसमें देखने को मिलेगा। अगला है, व्यक्तित्व मानव व्यवहार के प्रमुख निर्धारकों में से एक है, लेकिन व्यवहार के अन्य कारक भी हैं। यानी व्यक्तित्व तो है ही है, व्यक्तित्व के साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका व्यवहार या व्यवहारिक कौशल में इफ़ेक्ट आता है, चेंजेस आते हैं या वो परिवर्तित होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इसमें कौन कौन है? आपका एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। एटीट्यूड, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अनुभूति क्या होती है? अनुभूति किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने और उसके ज्ञान और कौशल की क्षमता को कहते हैं।
जब उसे ये समझ आता है कि हम ये काम कर रहे हैं और इस काम को करने के क्या आउटपुट होंगे, उसको कॉग्निशन में रखेंगे। प्रेरणा जब व्यक्ति मोटिवेट होता है, चाहे वो सेल्फ मोटिवेट हो या फिर किसी के द्वारा मोटिवेट किया गया हो। चौथा, विश्वास। जो काम कर रहा है, जो जिस कार्य के लिए उसको लगाया गया है या जिस कार्य में वो संलिप्त है, उस कार्य के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए, उसका फेथ होना चाहिए। वो पूरी तरीके से बिलीव करे उस कार्य में कि हाँ, ये मैं कार्य कर रहा हूँ और ये कार्य मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अब व्यवहार के प्रकार पर बात करेंगे। व्यवहार को मुख्यतः 3 प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है मुखर व्यवहार। मुखर व्यवहार जब हम किसी के साथ बहुत सामान्य तरीके से बात करते हैं, जैसे हम अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, हम अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, या फिर हम अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी कभी कभार थोड़े से मुखर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में मुखरता कैसे महसूस होगी या कैसे आप पता करेंगे कि मुखर व्यवहार किसे कहते हैं? तो उसके लिए कॉन्फिडेंस, मुखर व्यवहार में कॉन्फिडेंस एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कॉन्फिडेंस आदमी का होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब भी हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसमें आई का पर्याप्त उपयोग करेंगे। मतलब मैं जो शब्द है, यानी अपने पर फोकस करके जब चीज़ों को आप करेंगे तो वो मुखर व्यवहार में होगा। आपको सफिशिएंट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं ही हूँ सब कुछ, या फिर बहुत नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस तरीके का नहीं, एक सामान्य तरीके का मैं आपके अंदर यूज़ होना चाहिए। आई कांटेक्ट आप बना के रखेंगे। जब आप किसी के साथ असर्टिव लैंग्वेज में असर्टिव बिहेवियर करते हैं, असर्टिव बिहेव करते हैं, तो आप उनके साथ आई कांटेक्ट करते हैं, जिससे आपकी बात उन्हें अच्छे से समझ में आए और उन्हें लगे कि हाँ, आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगला है अग्रिम या सीधे बात करना, अपफ्रंट एंड स्ट्रेट टॉक। यानी किसी तरीके का छुपाने का या किसी तरीके की कोई पॉलिटिक्स करने का उसमें मौका मत छोड़िए, मौका नहीं छोड़ा जाता है, उसे मुखर व्यवहार में ही रखा जाता है। वो मुखर व्यवहार सीधे तौर पर किया जाता है। कोई भी बात आपको करनी है तो आप डायरेक्ट करिए, उसमें किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप ना करें कि आप उस चीज़ को छुपाएं और बाद में उसे एक्सप्लेन करें, ऐसा कुछ ना हो। सीधे आप बात करें, खुल के बात करें, इसे आप मुखर व्यवहार कहेंगे। स्वर दृढ़ और इसलिए स्पष्ट है। यानी जब भी हम मुखर व्यवहार करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति मुखर व्यवहार करता है तो उसके शब्द बहुत स्पष्ट होते हैं, बहुत क्लियर लैंग्वेज में बात करता है और बहुत स्थिरता से बात करता है, दृढ़ होकर बात करता है। अगला है पोस्चर इज स्ट्रेट, यानी सीधे तौर पर बात करता है, किसी तरीके का झुकाव नहीं होता है। मुखर व्यवहार में आप सीधे तौर पर बात करेंगे या कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर स्पष्ट तरीके से आंखें मिलाकर यदि बात करता है तो वो इस व्यवहार के भीतर आएगा। एक समाधान प्राप्त करने के लिए व्यवहार करना, यानी जब भी हम किसी से इस तरीके का व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, तो उसका आशय होता है कि हम उससे किसी न किसी तरीके का समाधान निकालें। कोई मुद्दा चर्चा करते हैं, कभी कभार आप देखते होंगे कि हम बात करते हैं और बहुत ज़्यादा मुखर हो जाते हैं, अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं, तो रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हमने जिसके साथ बात करी है उससे कुछ बेहतर आउटपुट मिला है, कुछ हमें समाधान मिला है उस चीज़ का। महसूस किए बिना स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर संवाद करना, फ्रीली और ओपनली बात करना, इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। आप फ्री होकर बात करें, जैसे पहले बताया, खुलकर बात करें, किसी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आप खुल के बात करेंगे तो आपको उसका एक बेहतर परिणाम मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें किसी तरीके की भावनाएं आपकी ना इन्वॉल्व हों, आप उसे फील ना करें कि नहीं आपका कष्ट में फील कर रहा हूँ, इस तरीके का ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसे आप मुखर व्यवहार कहेंगे। मुखर व्यवहार सामान्यतया दोस्तों के साथ, जैसे हमने बताया, किया जाता है। अगला है आक्रामक व्यवहार। ये कभी कभार व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसका बिहेव चेंज हो जाता है। तो जो चेंज है बिहेव का, यही दूसरा रूप है। आदमी आक्रामक हो जाता है, व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, इसे एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। इसमें कॉन्फिडेंस पूरा भरपूर रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है फुल, या इसे कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह क्या होती है कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो सोचने समझने की क्षमता खो देता है और अपनी ही बात को मनवाने के लिए आतुर रहता है, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट कहा जाता है उसे। इसमें उसे लगता है कि नहीं, मैं ही सब कुछ सही कर रहा हूँ या मैं ही जो कह रहा हूँ वही सही है, तो इस पर मैं पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि वही वो है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तीसरा है आँखों से बहुत ज़्यादा संपर्क, यानी
टू मच आई कांटेक्ट होने पर, यानी घूर के या किसी तरीके से ऐसे बात करके कि सामने वाले को फील हो कि नहीं बहुत नाराज़गी से या बहुत गुस्से से बात की जा रही है। कभी कभार हम अपने साथियों के साथ भी ऐसा कर लेते हैं या फिर जूनियर्स के साथ भी कभी कभार ऐसा होता है। लोगों की व्यक्तिगत रूप से आलोचना, जब आदमी गुस्से में होता है तो जिस व्यक्ति पर गुस्सा होता है तो उसकी व्यक्तिगत जो कमियां होती हैं उनको गिनाना शुरू करता है, उनकी आलोचना करना शुरू करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना, कि मुद्दा कहीं और का है लेकिन आप उसकी व्यक्तिगत आलोचना करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी आक्रामक व्यवहार का एक पार्ट है। व्यंग्य का उपयोग करना, कभी कभार जब गुस्से में आदमी होता है तो मजाक भी उड़ाता है। उसका जो दूसरा पहलू है कि उसे मजाक उड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसल्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस पर गुस्सा जताता है, आक्रामक हो जाता है। आवाज़ बहुत तेज़ या असभ्य हो जाना, सामान्य सी बात है, जब किसी को गुस्सा आता है तो उसकी आवाज़ एक नॉर्मल पिच से बढ़ के हाई पिच पर चली जाती है और वो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। उसे लगता है कि उसके अलावा कोई और ना बोले और वो अपनी पूरी भड़ास निकाल ले, इसलिए वो लैंग्वेज, कभी कभार ख़राब लैंग्वेज का भी यूज़ करता है। लगातार दूसरों को दोष देता है, यानी जब कोई व्यक्ति गुस्से में लगातार दूसरों के प्रति बात करता है, दूसरों की आलोचना कर रहा होता है, दूसरों के व्यक्तिगत गुणों की आलोचना कर रहा होता है और सिर्फ दूसरे के दोषों की बात कर रहा होता है, उसे अपने से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी इसी व्यवहार के अंदर आता है, उसका भी व्यवहार आक्रामक व्यवहार माना जाएगा। इमीडिएट नाराज़ हो जाना, फ्रिक्वेंटली नाराज़ हो जाना भी इसका एक गुण है कि जो आक्रामक व्यवहार जिनका होता है, जो आक्रामक व्यवहार के आदी होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, त्वरित गुस्सा आता है। और डोमिनेटिंग नेचर होता है उनका, वो हावी होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनके अलावा दूसरा व्यक्ति उनकी बराबरी ना करे, वो बस अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आता है, वो दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। तो ये सारे जो भी गुण हैं ये आक्रामक व्यवहार के भीतर आते हैं। आक्रामक व्यवहार सामान्यतया लोग जूनियर्स पर करते हैं या फिर कभी कभार गुस्से में आदमी अपने साथियों के साथ भी कर लेता है। सबमिसिव बिहेवियर यानी विनम्र बिहेवियर, विनम्र व्यवहार की बात जब करें तो इसमें प्लीज़ की फीलिंग ज़्यादा होती है। आदमी चाहता है कि हम रिक्वेस्टिंग मोड में अपनी बात करें और सामने वाला हमारी बात को सुने और समझे और शायद उस पर कोई हमें प्रतिक्रिया दे, उस पर कोई रिस्पॉन्ड करे। तो इसको भी जिस तरीके से डिवाइड किया है इसको देख लेते हैं। विश्वास की कमी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत हायर बहुत लो करके बात नहीं करते, लेकिन हाँ एक एवरेज कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उसे प्लीज़ करना है। प्लीज़ करने के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट हायर कर लेंगे तो आप प्लीज़ नहीं कर पाएंगे। लेसर मतलब अपने आप को बहुत समझ के अपने आप की बात को कह के अपने आप को प्रदर्शित करना, इसमें मैं का उपयोग कम हो। आई कांटेक्ट ना करना, जब हम प्लीज़ करते हैं तो गर्दन झुका के या सर झुका के या फिर कंधे डाउन करके, हाथ जोड़ के या नमस्कार करके बोलते हैं कि सर हमारा ये काम है, ये कर दीजिए। आँखों से संपर्क नहीं होता है सीधे तौर पर। अपने विचारों को रखने में संकोच होता है, अपनी बात को कहने में थोड़ा सा संकोच भी होता है इस तरीके के व्यवहार में। इस तरीके से जब कोई व्यवहार करता है तो वो विनम्र व्यवहार कहलाता है। खुद की आलोचना करना, कभी कभार होता है कि खुद की आलोचना कर देता है आदमी कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, आप ही करा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो भी विनम्र व्यवहार में ही आता है। आवाज़ बहुत नरम, नीरस, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। जो पिच होती है आदमी की आवाज़ की, बात करने की जो पिच होती है वो बहुत डाउन करके बात करना, प्लीज़ करके बात करना कि सर मेरा काम है उसे करा दीजिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो उसमें आवाज़ को बहुत नॉर्मल रखते हैं, बहुत प्लीज़ वे में बात करते हैं। इस प्रकार संगठनों को हम उक्त तीनों प्रकार के व्यवहार में, यानी संगठनों में ये जो तीनों तरीके के व्यवहार हैं, ये व्यवहार संगठनों में या जो संस्थान हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं और देखने को पाए जाते हैं। इसमें जो ये विनम्र व्यवहार है ये सीनियर्स के साथ अक्सर होता है, जूनियर्स हमारे सीनियर्स के साथ में व्यवहार करते हैं, उस तरीके के व्यवहार को सबमिसिव बिहेवियर कहते हैं। एक्सपेक्टेशन सेटिंग बिहेवियरल स्किल का सेकंड एलिमेंट है उम्मीद की स्थापना। उम्मीद की स्थापना
एक मैनेजर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रभावी प्रबंधक जो होता है किसी भी संस्था का, किसी को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल, व्यवहार और ज्ञान की पहचान करता है। यानी एक जो बेहतरीन मैनेजर होता है वो देखता है कि उसके जो कर्मचारी हैं उनके अंदर किस तरीके की स्किल है, किस तरीके का उनका बिहेवियर है और किस तरीके की नॉलेज उनके पास है, जिसके आधार पर वो उनको काम डिवाइड करता है, उनको काम देता है। अपेक्षाएं तय करने के लिए कुछ मानक हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हर स्तर के लोगों के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके स्तर का जब कोई काम मिलता है तो वो काम करने में उसका मन लगता है और उस काम में एक बेहतर आउटपुट दे पाता है। तो इसलिए सबसे पहले उसके उद्देश्य निश्चित करना कि किस स्तर का व्यक्ति है, उसके लिए उसके स्तर के उद्देश्यों को तय करना। मतलब एक व्यक्ति के रूप में समग्र रूप से संगठन के से उद्देश्य, यानी जब एक व्यक्ति को उसके उद्देश्य के हिसाब से उसका काम दिया जाएगा या उसकी जो लेवल है उसके हिसाब से उसको उद्देश्य दिए जाएंगे, तो वो पूरे संगठन के उद्देश्यों के लिए एक समग्र रूप से बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा। एक बार जब यह हो जाता है, जब ये पूरी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं, पहली और दूसरी, कि आदमी को उसके स्तर का काम भी दे दिया और वो काम पूरे संगठन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, तो उनके ज्ञान, कौशल और रवैये की पहचान करना। जब वो उस काम को करते हैं, जब वो संगठन में काम करते हैं, तो उनका रवैया, उनकी स्किलिंग को ध्यान देना, उनकी पहचान करना, ये भी प्रबंधक का कार्य है, जिसके माध्यम से वो उम्मीदों की स्थापना करता है जो एक कर्मचारी के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। एक कर्मचारी की जो भी उद्देश्य उस संगठन में है उनको पूरा करने के लिए बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह उनकी भूमिका को परिभाषित करने से यह बताना आसान हो जाता है कि किसी को विकास की आवश्यकता कहाँ है। यानी जब किसी व्यक्ति को उसके स्तर से उसके उद्देश्य दिए जाते हैं, उसका काम दिया जाता है, तो ये आसान हो जाता है कि उसके काम में कहाँ पर कमी है या उसके डेवलपमेंट में कहाँ पर कमी है, जिसमें थोड़ा सा अगर बैकअप दे दिया जाए तो वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ये किसी भी संगठन के बेहतरीन संचालन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उम्मीदों की स्थापना बेहतर तरीके से हो। दूसरा, कुछ चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। उनकी बात करें तो प्रबंधकों की भूमिकाओं और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करना, यानी जो भी भूमिकाएं हैं, जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को, उन भूमिकाओं को स्पष्ट तौर पर स्थापित करना, ये इम्पॉर्टेंट है। संचार करने से कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियर के पार्ट में। जब भी संचार करते हैं, जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन में एक ऐसा गुण होना चाहिए जिसकी वजह से पूरे संगठन को एक बल मिले। संगठन अधिक सुसंगत प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा दे रहा है। जब एक बेहतरीन संचार करते हैं, जब एक बेहतर संचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा संगठन सुसंगत प्रबंधन मॉडल को फॉलो कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है। यदि प्रबंधक वांछित ज्ञान और व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं तो वह ज्ञान और व्यवहार पूरी टीमों में फैल जाएगा। यानी जो भी ज्ञान और व्यवहार प्रबंधक का रहता है, जो मैनेजर का व्यवहार रहता है, वो धीरे धीरे पूरी टीम के अंदर फैल जाता है, या जितनी भी टीमें उसके अंडर होती हैं उन सारी टीम्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। अगला है योग्यता और व्यवहार। उम्मीद की स्थापना के लिए योग्यता और व्यवहार का क्या रोल है। जब आप अलग अलग भूमिकाओं के लिए नौकरी का विवरण लिखते हैं तो वह इस बात पर विचार करने में मददगार होता है कि कर्मचारी में किस तरह के व्यवहार की तलाश कर रहे हैं। जब किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन या किसी तरीके की कोई विज्ञप्ति जारी होती है, या प्रबंधक जारी करता है या संस्थान जारी करता है, तो उसमें वो गुण लिखता है कि इन इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और उसके बाद उसके शैक्षिक और आवश्यक कौशल ज्ञान को परखने के लिए भी उसमें कुछ लाइंस लिखता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, जिससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से फुलफ़िल की जा सके। इस वजह से योग्यता और व्यवहार दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है उम्मीद की स्थापना के लिए। ये है पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस, व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण। इसको भी बिहेवियरल स्किल का एक पार्ट बनाया गया है, तीसरा पार्ट है ये।
इसमें सीधे तौर पर देखें तो SWOT विश्लेषण के माध्यम से समझा जा सकता है कि व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण होता क्या है। आदमी की ये खूबी है, व्यक्ति की ये खूबी है कि वो दूसरों के विषय में बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देता है, उनके विषय में कमेंट कर देता है, लेकिन अपने स्वयं के विषय में, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के विषय में उसे समझने में थोड़ा समय लगता है। उन अच्छाई बुराइयों को समझने के लिए हम SWOT विश्लेषण का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। SWOT में पहले S का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीकनेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का मतलब है, T का मतलब है थ्रेट्स। ये 4 चीज़ें हैं। इनके विश्लेषण करने से हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं या हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको रणनीतिक योजना के माध्यम से समझेंगे। रणनीतिक योजना अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा। SWOT विश्लेषण आंतरिक और बाहरी कारकों, साथ ही वर्तमान और भविष्य की क्षमता के आकलन पर भी निर्भर करता है। हम आज क्या हैं, कल क्या होंगे, इस पर अगर हमें विचार करना है, या हम में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन पर हमें विचार करना है, तो हम SWOT विश्लेषण को बेहतर तरीके से समझेंगे। जो इसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है उसमें 2 पार्ट हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट में स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, एक्सटर्नल पार्ट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं। यानी जब हम अपनी ताकत की बात करते हैं तो इस तरीके की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं, इनके संबंध में हम अपने कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं कि किस तरीके के कौशल हमारे अंदर कौन से गुण हैं, वो हम स्ट्रेंथ में देखेंगे। उन्हें हमें बढ़ाना है, उन्हें हमें बिल्ड करना है, उन्हें हमें इन्हेंस करना है, उसके संबंध में हम स्ट्रेंथ में देखेंगे। वीकनेसेस के लिए हमें एक लिस्ट बनानी है कि हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन सी कमियां हैं। उसके संबंध में जब बात करेंगे तो उनको रिजॉल्व करने में या उनको रिड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं, उसके विषय में बात करेंगे। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज़ में कौन कौन से अवसर हमारे लिए या हमारी परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर हैं, उन अवसरों पर हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि हमें किन किन तरीके के अवसरों में अपने आप को पहुंचाना है या हम किन किन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। चौथा है थ्रेट्स। थ्रेट्स में देखना है कि कौन सारे डर हैं जो हमारे और हमारी सफलता के बीच में बाधक हैं, या हम किसी तरीके की बात को कहने के लिए जब अपना विचार करते हैं तो किस तरीके के खतरे हमें फेस करने पड़ेंगे, उनकी एक लिस्टिंग करनी चाहिए। उसके हिसाब से हमें अपने व्यवहार को तब्दील करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो ये है SWOT एनालिसिस। अगला है टॉपिक आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। सेल्फ अवेयरनेस के विषय में जब हम जानते हैं तो ये एक सोच कौशल है, ये एक सोचने का स्किल है। ये ऐसा नहीं है कि आपने रातों रात आपके अंदर कोई मेडिसिन इंसर्ट की गई या मेडिसिन आपने कोई खाई या कोई इंजेक्शन आपको लगाया गया और आपका आत्मविश्वास बढ़ गया। ऐसा नहीं है, ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको सोचना बेहतर पड़ेगा और अपने विषय में बेहतर सोचना पड़ेगा। ये इसीलिए इसको लिखा गया है कि ये सोच कौशल है जो व्यक्ति के अपने प्रदर्शन और व्यवहार को सही तरीके से आंकने और इसके साथ में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के लिए उचित प्रतिक्रिया देने में की क्षमता पर केंद्रित है। यानी सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से जब हम किसी पर कमेंट करते हैं या कोई रिस्पॉन्स देते हैं तो वो इसी आत्म जागरूकता के अधीन आता है। यानी हम जितने जागरूक होंगे, हम जितने सेल्फ अवेयर होंगे, हम उतना ही बेहतर तरीके से सोसाइटी को भी रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। आत्म जागरूकता किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझने में मदद करता है। यानी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम जागरूक होते हैं, जब हम आत्म जागरूक होते हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस होती है कि लोगों के प्रति हमारा क्या आउटपुट जाएगा, हमारी क्या सोच लोगों के विचार में बनेगी, उसके विषय में जब हम देखेंगे तो हम दूसरों के व्यवहार को, दूसरों की भावनाओं को भी समझ लेंगे। जैसे बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें वो आत्म जागरूकता कौशल का अभ्यास करने की
पूरी अनुमति पाते हैं, यानी उन्हें टीम के साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे उस गेम में आगे बढ़ना है, कैसे अकेले बढ़ना है, उन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर देखते हैं। आत्म जागरूकता का आपकी नेतृत्व क्षमता यानी जो आपकी लीडरशिप एबिलिटी है उस पर सीधा असर पड़ता है। आप जितने ज़्यादा अवेयर होंगे उतने बेहतर तरीके से आप लीडरशिप कर पाएंगे। अन्य अध्ययन के अनुसार अगर देखें तो आत्म जागरूकता का एक सीधा संबंध टीम के प्रदर्शन से है। टीम वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम अगर करना है तो टीम वर्क के माध्यम से करना है। जब आप जागरूक होंगे तो आप अपने टीम के लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे और उनके साथ में एक सामंजस्य बिठाकर काम को संपादित कर पाएंगे। एक उच्च स्तर न केवल कैरियर की सफलता, प्रभावी नेतृत्व में योगदान देता है, अपितु आपके ज़मीनी स्तर को भी, जो आपका रूट लेवल है उसको भी आत्म जागरूकता बेहतर बनाता है, मजबूत बनाता है। आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए कौन कौन से लक्षण हैं? अपने व्यक्तिगत लक्षणों को समझने के लिए व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग करें। जो व्यक्तित्व परीक्षण हैं, जो आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट होते हैं, उनको आप ज़रूर चेक करें सबसे पहले अपनी आत्म जागरूकता को समझने के लिए। दूसरे कुछ चेक पॉइंट्स हैं, चेकलिस्ट हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहला है पेशेवर की मदद का उपयोग करें, यानी खुद को जागरूक करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, जैसा वो बताए या जैसा उसने एक आउटलाइन तैयार कर रखी हो कि आत्म जागरूक कैसे बना जा सकता है, उसके हिसाब से कर लें। या बहुत बेहतरीन किताबें भी आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें आती हैं, उन किताबों के माध्यम से उन्हें भी आप पेशेवर की तरीके से देख सकते हैं, उन्हें भी आप एक प्रोफेशनल की तरीके से देख सकते हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। खुद पर नोट्स रखें, कीप नोट्स ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर नोट्स बनाएं कि हाँ मेरे अंदर ये अच्छाई है, ये मैंने किया है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। इस तरीके के नोट्स बनाएं जिससे आपको मजबूती मिलेगी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, सेल्फ़ अवेयर होने में। किसी और से पूछें। आप अपने संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं जो आपका करीबी हो या जो आपको समझने का, जिसके साथ आपका ज़्यादा साथ रहता हो, उससे आप प्रश्न पूछें अपनी पर्सनैलिटी के विषय में, तो वो आपकी मदद कर सकता है। अच्छे प्रश्न पूछें। अच्छे प्रश्नों का मतलब आप अपनी क्वालिटीज़ के विषय में पूछें। अगर आप अपनी कमियों के विषय में बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो आप शायद थोड़ा सा निगेटिविटी आपके भीतर आ जाएगी, तो इस वजह से आप बेहतर क्वेश्चन पूछें। औचित्य के बिना प्रतिक्रिया सुनें। औचित्य ना हो किसी तरीके की जो भी प्रतिक्रिया प्रश्नों के बदले में मिलती है आपको, उनका भले आपको लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें बेहतर तरीके से सुनें, क्योंकि जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आप उन पर एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। बदलाव के लिए खुले रहें। चेंजेस सभी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए चेंजेस के लिए बहुत ओपन होके, बहुत खुल के आपको रहना चाहिए कि आप परिवर्तन कर सकें। स्वयं को पीछे रखने वाली व्यक्तिगत आदतों को पहचानें। कई बार होता है कि आप आगे जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन आपके अंतर्मन से आवाज़ आती नहीं, यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर ये दिक्कत है, मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो जो पीछे खींचने वाली आपके साथ में चीज़ें हैं, या आपके साथ में कुछ लोग हैं जो आपको बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, आपकी समस्या है, तो उनको किनारे करें, उनसे दूरी बना के रखें। अपने अंतर्ज्ञान को, जो आपका नॉलेज है, जो आपका इंट्यूशन है, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, अंतर्ज्ञान जो निकल रहा है आपका, जो आप समझते हैं कि ये मेरे अंदर है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरा नॉलेज है या मेरे अंदर ये क्षमता है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे। दूसरों से अवगत रहें। कई बार होता है कि आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के विषय में जब लोग जान जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस वजह से आपको अवगत रहना है कि दूसरों से इस तरीके की जो दिक्कतें होने की उम्मीद है उनसे आप सचेत रहें, अवगत रहें। आज के प्रशिक्षण में हमने देखा व्यवहारिक कौशल क्या होता है, व्यवहार क्या होता है और व्यवहार के प्रकार क्या होते हैं। उम्मीद की स्थापना और उसका अर्थ, उस पर हमने बात की। व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, उस पर हमने बात की। आत्म जागरूकता क्या है, इसे डेवलप करने के कौन कौन से तरीके हैं, उनका हमने अध्ययन किया। आज के क्लास के लिए जो मैंने कंटेंट यूज़ किए हैं, मैक्सिमम मैंने नेट से और ख़ुद की अपनी सोच के हिसाब से मैंने काम किया है इस पर, लेकिन इसमें निम्मी लर्निंग ऑनलाइन बुक का भी बड़ा योगदान रहा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल माया शुक्ला जी की जो अरिहंत प्रकाशन की बुक है, उसका बड़ा योगदान रहा। धन्यवाद।